Hi friends, hope you are all doing great. This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. देखिए आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। मैं हर बार सोचती रहती हूँ कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ, आप कभी नहीं बताते। तो फिर मुझे अपने छोटे से दिमाग पे बहुत सारा बोझ डालना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक आपके काम का हो सकता है, कौन सा टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। तो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि हम टेस्ट कौन कौन से करवाएं। आपने देखा होगा संडे को जब न्यूज़पेपर्स आते हैं, संडे को मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ ना एक की बजाय 3-4 न्यूज़पेपर्स लेते हैं। उनमें इतना बड़ा थब्बा तो जो होता है ना वो पैम्फलेट्स का होता है, और उनमें से बहुत सारे पैम्फलेट्स 4-5-6 ऐसे होते हैं जो आपको आवाज़ें देते हैं कि प्लीज़ आओ अपनी बॉडी के होल बॉडी टेस्ट करवाइए। आपके टेस्ट हम डिस्काउंट रेट पे करेंगे। 7,000 के टेस्ट है हम आपको 3500 में करके देंगे, 6,000 के टेस्ट है हम आपको 4,000 में करके देंगे। तो हम ल्योर हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो हमें पूरी बॉडी के सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, तो क्यों ना हम अपने टेस्ट करवा लें। लेकिन जो काम आप करवाने जा रहे हो आपको उसके बारे में पता होना तो ज़रूरी है ना। आप पैसे खर्च रहे हो, आपके पैसे हैं, कि मैं किस चीज़ पे खर्च रहा हूँ, कौन कौन से मेरे टेस्ट हो रहे हैं और मुझे अपने बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स के फंक्शंस का पता चलेगा। तो आज मैं आपको यही सारी बातें छोटी सी एक वीडियो में समझाने जा रही हूँ। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की, आपको क्या लगता है हमारी वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के कौन कौन से हैं? ब्रेन से शुरू होते हैं, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, फिर हमारा लिवर हो गया, हमारी किडनीज हो गई, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा ब्लड हो गया। ये सारा कुछ जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। इन सबको टेस्ट करेंगे ना, बाकी तो हमें पता है कि सब ठीक है। तो इन सब के टेस्टों में से हमने कौन से टेस्ट चूज़ करने हैं, कब शुरू करने हैं, कब कब रिपीट करने हैं और क्यों करने हैं, और बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने कौन से टेस्ट करवाने हैं, और आगे आगे उसमें से कौन कौन से टेस्ट उसमें और ऐड करते जाने हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि टेस्ट करवाने कब है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी है वो जब यंग होती है, से अराउंड 25-30 तक, साइंटिफिकली हम इसको तब तक ही यंग मानते हैं, उसके बाद हम यंग नहीं मानते। लुक्स में आप यंग दिख सकते हो, लेकिन बॉडी है जो 25 तक सही चलती है, उसके बाद इसकी जो है वियर एंड टीयर वो शुरू हो जाती है। लेकिन 25-30 के बीच में हम कहते हैं कि इसका स्टेमिना, इसकी एनर्जी, इसकी इम्यूनिटी वो जो है पूरी होती है। तो तब उस टाइम पे हम ये टेस्ट शुरू करते हैं। तब तक हमें टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी हमें बता देती है कि सही चल रही है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जंक फूड खाओगे उसको भी डाइजेस्ट कर लेगी, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे वो भी आपकी बात को संभाल लेगी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो वो डेफिनेटली मेंटेनेंस मांगती है। नई गाड़ी को तो आप नहीं भी सर्विस करवाओगे तब भी चल जाएगा। तो हमने जो टेस्ट शुरू करने हैं वो 25-30 से अबाउट 30 के बीच में, 30-35 में हम जो पहला टेस्ट है वो जो पहले टेस्ट है वो करवाएंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, 10-12 टेस्ट हैं, उनमें से कौन से टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आपने जो भी टेस्ट करवाने हैं आपने एक रिप्यूटेड लैब से करवाने हैं। एक तो आपकी जो रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी होनी चाहिए, दूसरी बात जो भी रिप्यूटेड लैब से हम टेस्ट करवाते हैं, जिस पेपर पे हमारे टेस्ट रिपोर्ट आती है उस पे उन्होंने उस टेस्ट का नॉर्मल रेंज लिखा होता है। जैसे हम बात करें HB की, HB मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बताया था लेट्स फाइट एनीमिया में कि HB फीमेल्स में हम बोलते हैं कि 12 to 14 होना चाहिए, मेल्स में 14 to 17 होना चाहिए। जब आप रिपोर्ट करवाओगे, इसका टेस्ट करवाओगे, तो उसमें सपोज़ आपका जो HB है वो 12 आया है, उसमें इसका रेंज लिखा होगा कि लोएस्ट रेंज हम 9 मानकर चलते हैं कि ओके, जस्ट ओके है, और 14 है तो ये एक्सेलेंट है। सो दोनों आपकी एक्सट्रीम्स 9 and 14 उसमें लिखे होंगे, और अगर आप इन बिटवीन फॉल करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो टेस्ट है वो सही है। सो आपने जब भी टेस्ट करवाने हैं तो किसी अच्छी लैब से करवाने हैं। शुरू करने आपने एनीवेयर बिटवीन 30 and 35। टेस्ट कौन कौन से हैं?
डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ऑर्गन्स। सबसे पहले मैंने बोला ब्लड का हम एक टेस्ट करवाते हैं CBC। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को बोलते हैं। उसमें हमारा HB टेस्ट होता है, उसके साथ ही हमारे ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में हमारे TLC DLC हम बोलते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। CBC से हमें क्या पता चलता है? एक तो मैंने बताया कि आपको अपना HB पता चल जाएगा, हीमोग्लोबिन कितना है आपका। दूसरा आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें भी हमारा जो TLC की रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें कई बार सिंपल एक CBC करवा के उसमें से हमें कैंसर का भी पता चल जाता है कि बॉडी में किसी पार्ट में कोई कैंसर तो नहीं है। सो CBC नंबर 1। नंबर 2 पे हम करेंगे सिंपल रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम का मतलब है कि हम खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। अगर उसकी जो रीडिंग है वो सही है, जो हम मान के चलते हैं 100-120 के बीच में, तो हम कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ होने का कोई चांस अभी नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मदर की तरफ से या फादर की तरफ से डायबिटीज़ की, तो आप इसके साथ साथ एक और टेस्ट भी करवाओगे जिसको हम बोलते हैं HB1AC। उसमें हम आपकी 3 मंथ्स का जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है उसको देखते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में तो नहीं हो, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि उनको ज़रूरत है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। नंबर 3 पे हम करवाएंगे अपना सिंपल यूरिन टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसमें एल्ब्यूमिन एंड शुगर 2 चीज़ें हमें पता चलेंगी। शुगर, अगर आप डायबिटीज़ के केस हो, अगर आपको होने वाली है, उस आपके शुगर में हो सकता है, आपके यूरिन में शुगर आ सकती है, लेकिन वो एडवांस्ड केस में आता है कि जब डायबिटीज़ बढ़ गई है। और एक एल्ब्यूमिन, अगर आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही तो आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन भी आ सकता है, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, उससे हमें किडनी के फंक्शन का पता चलता है। नंबर 4 पे हम करवाएंगे एक सिंपल ECG, हार्ट की कंडीशन जानने के लिए। हार्ट को सही चलाना आपके हाथ में है, इधर उधर नहीं लगाना दिल का काम करने देना। और जो इसकी सिंपल एक ECG है, वो एक इसका बेसिक टेस्ट है। अगर ECG की वेव्स हैं सही हैं, उसकी रीडिंग सही है, तो हमें किसी एडवांस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको लगता है एबनॉर्मल है, कभी आपको टैकीकार्डिया हो गया, धड़कन तेज़ हो जाती है, या आप थोड़ा चलते हो तो आपका हार्ट फिर फास्ट होता है, तो डॉक्टर की सजेशन से आप इसके जो अगली इन्वेस्टिगेशंस हैं, इको हो सकती है, उसमें TMT हो सकता है, फिर वो करवा सकते हैं। नंबर 5 पे हम करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट। SGOT SGPT 2 टेस्ट होते हैं, और ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस B एंड C करते हैं। हेपेटाइटिस B एंड C जो है वो हमें, जैसे HIV हमारे ब्लड में जाता है, उसी रूट से वो हमारे ब्लड में जाती है। अगर ये एक बार हमें इन्फेक्शन हो गई है तो ये इन्फेक्शन रहती है बॉडी में, इनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, इनकी सिर्फ प्रिवेंशन होती है। और सही है तो हम कहेंगे हमारी किडनीज सही काम कर रही हैं। नंबर 7 हो गया। 7 पे हम करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप का, हमारे यहाँ होता है। वो ज़्यादा काम करता है तो थायरोटॉक्सिकोसिस, कम काम करता है तो हाइपोथायराइडिज्म। उसको हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। TSH, T3, T4 3 टेस्ट हैं जो उसमें करते हैं। अगर ये ज़्यादा काम कर रहे हैं या कम कर रहा है तो ये भी जो कंडीशन है वो लाइफ लॉन्ग होती है। अगर ये अनडायग्नोज्ड जाता है, अनट्रीटेड जाता है, तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो इसको टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, और अगर उसकी रीडिंग सही है तो हम मानकर चलते हैं कि आपका थायराइड सही काम कर रहा है। नंबर 8 पे हम करेंगे आपकी बोन हेल्थ। उसमें हम क्या करते हैं, आपकी विटामिन D एंड कैल्शियम, 2 चीज़ें। कैल्शियम जो है वो विटामिन D की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और विटामिन D को लेकर आजकल हम बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। विटामिन D, क्योंकि इसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं, ये हमें धूप से मिलता है, लेकिन हम धूप में बैठते कहाँ हैं। अगर 15 मिनट भी हम धूप में बैठे तो हमें विटामिन D की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हम धूप में नहीं बैठते, और विटामिन D जो है हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को उसकी ज़रूरत है, तो विटामिन D के सप्लीमेंट्स हमें कई बार लेने पड़ते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। हमारी बोन हेल्थ देखने के लिए हम विटामिन D एंड कैल्शियम की रीडिंग लेते हैं।
उसके बाद हमारा आ जाता है STIs। STIs होती है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अगर आप सेक्शुअली एक्टिव हो, आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में कहीं कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज है, कोई स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वहीं कोई नोड्यूल्स बने हुए हैं, तो आपको अपना चेकअप करवा के एक बार STIs को भी रूल आउट कर देना चाहिए। STIs में सिफिलिस, गोनोरिया ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो एक डॉक्टर डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये टोटली ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, बट द ओनली थिंग इज कि यू मस्ट गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर अबाउट इट। STIs हो गई। एक टेस्ट है जो हम करते हैं यूरिक एसिड। ये आमतौर पे हमारे जब बिग टो में पेन होती है, जिसको गाउट की प्रॉब्लम कहा जाता है, या हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स हो जाती हैं उसकी वजह से, तो हम यूरिक एसिड की रीडिंग लेते हैं, उससे हमें वो पता चल जाता है। सो ये 10-12 टेस्ट हैं जो आपने करवाने हैं आपने 30-35 की एज तक। उसके बाद आपने जब 35 और 40 के बीच में फीमेल्स में आपने एक टेस्ट और ऐड करना है इन एडिशन टू ऑल दीज टेस्ट। रिपीट हमने करना है एवरी 5 ईयर्स ये सारे टेस्ट। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल हो और आपकी कोई किसी डिजीज़ को लेकर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 40 पे हमने इसमें ऐड करना है पेप्समियर फीमेल्स में, जो आपके सर्विक्स की हेल्थ बताता है। एक स्लाइड बनाई जाती है वेजाइनल स्वैब लेकर, उसमें आपके कैंसरस सेल्स डिटेक्ट किए जाते हैं कि आगे जाकर आपको सर्वाइकल कार्सिनोमा होने के चांसेस तो नहीं है। और मेल्स में हम उनका प्रोस्टेट चेक करते हैं, जिससे उनकी प्रोस्टेट की साइज़ एंड शेप देखी जाती है, क्योंकि उनको आगे जाके प्रोस्टेट कार्सिनोमा का डर रहता है। हमने 40 पे कर लिया। 40 और फिर इसके 45 के बीच में हम फीमेल्स में एक और ऐड कर देते हैं मेमोग्राम। मेमोग्राम है जो आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताता है। ये एक तरह का, ये रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे या और स्कैन्स करते हैं, तो वैसे आपका मेमोग्राम किया जाता है। ये टेस्ट आपका ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएगा। 50s में जाकर हम एक और टेस्ट ऐड कर देते हैं, वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जो है वो हमें कोलन कैंसर के बारे में बताता है। वो नीचे से हमारे रेक्टम में से एक डालकर इंस्ट्रूमेंट, उसमें से अंदर की जो हमारे इंटेस्टाइन्स की कंडीशन देखी जाती है, और अगर ऊपर से किया जाए तो इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी हमारी ऊपर की इंटेस्टाइन के बारे में बताता है। अगर आपको गैस की, डाइजेशन की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार डॉक्टर्स आपको एंडोस्कोपी भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये जो कोलोनोस्कोपी है ये हम 50s में जाकर करवाते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारे रूटीन के टेस्ट हैं। मैंने जो टेस्ट बताए हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बताए हैं, जिसका लाइफस्टाइल एक्टिव है, जिसकी फूड हैबिट सही है। अगर आप चाहते हो कि आपके टेस्ट जो 30s में सही आए हैं वो 50s में भी सही आने चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये नहीं कि आपने बार बार टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट करवाने से सही नहीं आते। टेस्ट तभी सही आएंगे जब आपका लाइफस्टाइल सही है। अगर आपका खाना पीना सही है, आपके खाने पीने में फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, हाई फाइबर है, जंक फूड नहीं है, जो पॉइजन्स हैं 3 मैं बार बार बोलती हूँ कि जो ऑल पर्पस फ्लावर जिसको हम मैदा बोलते हैं, सॉल्ट एंड शुगर, ये नहीं, बहुत नेग्लिजिबल हैं, और ऑयल ये नेग्लिजिबल मात्रा में है, जितनी हमें बहुत कम ज़रूरत है उतना ले रहे हैं। तो और अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप कोई ना कोई एक्सरसाइज आप डेली करते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज कर लूँ बाकी दिन ना करूँ। आप रोज़ खाना खाते हो तो आपको खाना एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम एक्सरसाइज के बिना हमारी बॉडी है जो वो ठीक चलती रहे। सो ये जो टेस्ट 35 फिर 40, 45, 50 हमने 5 ईयर्स बाद करवाने हैं, अनलेस बीच में हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो हमें हाइपरटेंशन के लिए हमें अपना ब्लड प्रेशर दिखाना पड़ता है। उसकी भी एक रीडिंग नहीं होती, उसकी काफ़ी रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं बिफोर डिक्लेयरिंग कि आपको हाइपरटेंशन है। वो आपने वो भी करवाना है। आमतौर पे क्या होता है, हाइपरटेंशन तब पता चलती है जब आप किसी और बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हो और आपका बीपी चेक किया जाता है तो कई बार वो हाई निकलता है। सो आपने अपना बीपी चेक करवाते रहना है, लेकिन ये नहीं कि रोज़ ही डॉक्टर के पास चले जाओगे बीपी को लेकर। हाँ, घर में आप मशीन रख सकते हो, बट दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। कई बार वो गलत रीडिंग भी दे सकती है। सो आपने केयरफुल रहना कि आपने, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स है तो आपने पहले डॉक्टर के पास जाकर करवाना है।
यही टेस्ट है, लेकिन टेस्ट सही तब आएंगे जब आपका लाइफस्टाइल सही है, सीधी सी बात है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट कब शुरू करने हैं, कौन कौन से करवाने हैं और कब कब आपने रिपीट करने हैं। सो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता सकूं कि टेस्टों की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे कौन से ऑर्गन्स टेस्ट हो रहे हैं। आप बोलोगे कि ब्रेन के बारे में कुछ नहीं पता ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो सही चलता है तो बाकी सारा कुछ सही चलता है। और आपको ब्रेन का फंक्शन बताने के लिए आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़ बहुत हैं, वो आपको दिन में कई बार बता देते हैं कि आपका दिमाग सही नहीं चल रहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। बड़े ये आम जुमले हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑन अ लाइटर नोट। ब्रेन आपका सही काम करता है। ब्रेन के लिए हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती टेस्ट की रूटीन में, अनलेस यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तब उसके जो टेस्ट हैं EEG वगैरह जो स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम में की जाती है। तो गेट रेडी फॉर योर टेस्ट। जब भी आपने करवाने हैं, आपको अब पता है कि आप इतने पैसे खर्च रहे हो, चाहे लेबॉर्ट्रीज़ वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन पैसे फिर भी खर्च रहे हो आप। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने कौन से टेस्ट करवा रही हूँ, और आपको उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आपको पता होना चाहिए आपका HP कितना है, होना चाहिए आपकी जो ब्लड शुगर है रैंडम वो कितनी होनी चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ये सारी बातों का ख्याल रखेंगे। और इन द मीन टाइम प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. And till my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.